इस वीडियो को मैंने टाटा कर्व ईवी के फर्स्ट 1000 या 1000 किलोमीटर चलाने के बाद का एक्सपीरियंस बताने के लिए और आपके कमेंट्स के कुछ सवालों के जवाब देने के लिए बनाया है। अगर आपको मुझे बैठ के सिर्फ बोलते हुए नहीं देखना तो कृपया वीडियो ना देखें, और अगर आपको एक्सपीरियंस जानने में दिलचस्पी है तो चलो शुरू करें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जीतू एंड स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। हमने टाटा कर्व ईवी को चलाते हुए हमें अब अप्रॉक्सीमेटली 3-4 हफ्ते हो चुके हैं एंड इन 3-4 हफ्तों में हमने गाड़ी को ऑलरेडी 1400 किलोमीटर चला लिया। 1464 अभी दिखा रहा है ओडो पे, मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन फिर भी 1400 किलोमीटर हम लोग ने चला लिया है गाड़ी। तो हमारा फर्स्ट सर्विस ड्यू हो चुका है कि हम लोग ने फर्स्ट सर्विस बुक करा दिया है ऑलरेडी। वो एक्चुअली अभी वोटिंग होने वाली है महाराष्ट्र में, उसके बाद हमारी फर्स्ट सर्विस होने वाली है, तो उसका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। एंड हमारा ये गाड़ी के साथ में क्या एक्सपीरियंस रहा है ये 1000 किलोमीटर या 1400 किलोमीटर अभी तक, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपने जो वीडियोस के नीचे आपने कमेंट्स में पूछे हैं, वो सब की भी जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो भी तो आप ये वीडियो के कमेंट्स में डाल सकते हैं, तो हो सके तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके आंसर क्वेश्चंस के जवाब दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो पॉजिटिव्स की बात करते हैं कि पॉजिटिव्स क्या क्या लगे हमें ये गाड़ी चलाते टाइम। तो राइड क्वालिटी बहुत ही मस्त है, एज इन जो एकदम हल्के हल्के एंड थोड़ा सा मीडियम ख़राब जो रास्ते होते हैं, गाड़ी उन पे एकदम स्मूथली चल जाती है, उसमें कुछ हम लोग को दिक्कत आती है नहीं। एंड अंदर भी ज़्यादा इतने खड्डे फील होते नहीं है। सस्पेंशन बहुत ही अच्छा ट्यून किया गया है, अगर आपने रिव्यू वीडियो देखा तो आपको उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी। आफ्टर 1000 एंड मतलब 1400 किलोमीटर्स के बाद भी मैं सेम चीज़ ही बोलूँगा, क्योंकि इसका सस्पेंशन काफ़ी कंसिस्टेंटली काम कर रहा है। हम लोग ने काफ़ी इसको गहरे खड्डों में से भी लेके गए, हम लोग गाड़ी को, हम लोग ने पानी में से भी चलाया, सब किया, तो गाड़ी हर जगह से एकदम ही स्मूथली निकल जाती है। एंड सस्पेंशन ट्यूनिंग काफ़ी अच्छा है, तो एक वो मैं तारीफ़ करना चाहूँगा ये गाड़ी की। फिर दूसरी बात तो करें कि जब हम लोग गाड़ी को हाईवे पे चलाते हैं, अच्छे खासे स्पीड्स पे चलाते हैं, तो ये गाड़ी का जो बॉडी रोल है ना, ऑफ कोर्स जो पेट्रोल डीजल गाड़ी है उससे हल्का सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, लेकिन एक फ़ायदा भी ये है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो बैटरी नीचे होने की वजह से ना, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत नीचे है। तो उसकी वजह से आप जब ये हाईवेज पे टर्न करते हो, हाई स्पीड पे टर्न करते हो ना, तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंस से टर्न कर सकते हो कि यस, गाड़ी में बॉडी रोल इतना है नहीं, तो वो गाड़ी स्पीड में भी आराम से टर्न चली जाएगी। जो नॉर्मल स्पीड्स होते हैं 80-90 पे जो हाईवे टर्न्स आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपको ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप सिटी रोड में अच्छे खासे स्पीड पे टर्न मार लो, वो ऑफकोर्स गलत बात है। हाईवेज पे जो हम लोग चलते हैं 80-90-100 के स्पीड पे, एक्सप्रेस वेज पे चलता है, तो वहाँ पे जो टर्न्स आते हैं, बोलते हैं काफ़ी एक्सट्रीम टर्न्स भी आ सकते हैं, तो आप उनमें आराम से टर्न ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी का बॉडी रोल बहुत कम है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होने की वजह से गाड़ी स्टेबल भी बहुत है। कम का मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है। जैसे नॉर्मल पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हल्की सी ऊपर रहती है, ये गाड़ी की उससे हल्की नीचे है, क्योंकि जो बैटरी पैक है वो नीचे की तरफ है, और बैटरी पैक का ही 200, 250, 300 किलो का वेट ज़्यादा है, तो उसके वजह से गाड़ी नीचे रहती है थोड़ी। इसके वजह से सस्पेंशन ट्यूनिंग का भी थोड़ा अलग हो जाता है नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी से और ये ईवी से, तो वो एक चीज़ ध्यान देने की बात है। बाकी हमें और भी कोई और कुछ शिकायत है नहीं गाड़ी से। राइड क्वालिटी के मामले में, पावर के मामले में, पावर में तो भाई बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 1400 किलोमीटर हो गया, गाड़ी अभी भी वैसे का वैसे ही पावर देती है, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी पैक की बात करें तो रेंज का भी कोई इशू नहीं आया अभी तक माइंड में। एंड और यस, और भी कोई पॉजिटिव्स की मैं बात करूँगा, अभी वीडियो में आगे आगे बात करते रहेंगे। यस, तो अभी थोड़े 1-2 नेगेटिव्स है जो मुझे पॉइंट करना है इसके बारे में, कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, आप नोटिस करेंगे कि इसकी जो मोड लाइट्स हैं वो कम्प्लीटली ऑफ है, जबकि अगर मैं यहाँ सेटिंग में जाऊँ, आप देख सकते हैं मूड लाइट ऑन दिखा रहा। ये जो इशू है ना, ये देखो आप, मूड लाइट ऑफ है, पूरा ऑफ है। गाड़ी का ये जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है एंड जो सिस्टम है, उसको मैंने मल्टीपल टाइम्स रीस्टार्ट करके भी देखा, इससे सॉल्व नहीं होता। बट
जैसे मैंने एक बार नोटिस किया ये चीज़ कि जो हम लोग का टाटा मोटर्स का ऐप है ERA.EV, उससे हम लोग जो रिमोट कमांड्स दे सकते हैं, बेसिकली घर पे बैठे बैठे अगर हम लोग को निकलना हो कहीं पे, तो हम लोग कैसा है कि AC ऑन कर सकते हैं पहले से, ताकि हम लोग जैसे गाड़ी में आके बैठे हमको चिल्ड एनवायरनमेंट मिले। तो वो चीज़ें जब मैंने एक दो बार यूज़ किया था, मैंने AC ऑन कर दिया था रिमोट से एक बार, मतलब रिमोट एज इन फ़ोन से। तो उसके बाद जब मैं गाड़ी में आके बैठा था, तभी मैंने नोटिस किया कि जो मोड लाइट है एकदम प्रॉपरली फंक्शनली काम कर रही है। एज़ इन अगर मैं यहाँ से बटन चेंज कर रहा हूँ, मतलब ऑन ऑफ कर रहा हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ, तो भी अच्छे से काम कर रही है। वो टाइम पे मैंने ये नोटिस किया, लेकिन वो बहुत ही रेयरली होता है वो भी। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं सुबह सुबह अगर उतर रहा हूँ, कहीं जाना है मुझे, और मैंने AC चालू करके ही मैंने उतरा हूँ गाड़ी में बैठने के लिए, तो मैं कभी कभी नोटिस करता हूँ कि चालू है मूड लाइट, कभी कभी नोटिस करता हूँ नहीं है। तो वो भी इनकन्सिस्टेंट है। आई डोंट नो, ये कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच हो सकता है। कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच ही होगा, क्योंकि कभी कभी चालू भी हो जाती है, कभी कभी बंद भी हो जाती है। कभी कभी सिर्फ ये जो फ्रंट वाला पैनल है, ये जो फ्रंट वाली लाइट्स है ना, सिर्फ ये ऑन हो जाएंगी, बाकी सब ऑफ रहेंगी। ये डोर वाले और ये सब जो लाइट्स है ना, ये सब ऑफ रहेंगे, कभी कभी सिर्फ वो ऑन हो जाएंगे। तो वो एक चीज़ है, कुछ ऑफ कोर्स कुछ सॉफ्टवेयर में ग्लिच होगा तभी ऐसा होगा। बीइंग एन इंजीनियर हम लोग समझ सकते हैं ये चीज़ चलती है। हमने जो सर्विस सेंटर है, जब मैंने सर्विस बुक कराई, तभी मैंने उनको ये चीज़ बोली कि ठीक है। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी इश्यूज़ आपको गाड़ी में लगे हैं, आप हमें बता देना, जैसे आप गाड़ी लेके आएंगे हम लोग उसको सबको ठीक कर देंगे, इसमें इतना भी कोई इशू नहीं है, ये कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच ही होगा। तो ये एक बात है। दूसरी बात, तो मैं सीट्स की बात करना चाहता हूँ। सीट्स नॉट इन द सेंस कंफर्ट वाइज, कंफर्टेबल बहुत है, उसका कोई इशू नहीं है। बट प्रॉब्लम, आई गेस प्रॉब्लम नहीं बोल सकती, क्या मुझे क्या लगता है कि ये जो पैनल है और ये जो सीट है, इसके बीच में देखो छोटे छोटे गैप हैं। आई डोंट थिंक सो कैमरा में दिख रहा है आपको, मैं लाइट लगा के दिखा देता हूँ एक बार। यस, तो यस, अब भी देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे गैप है ना, उसमें कभी कभी हमारे नोट गिर जाते हैं, कभी कभी छोटे छोटे चीज़ें गिर जाती हैं, फिर उसमें ना हमारा हाथ जाता नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ करके। अभी मैं अगर मेरा फॉर एग्जांपल इधर कोई नोट गिर गया पैसे का, तो मेरा हाथ इधर जाएगा नहीं इस तरह, राइट? मेरा हाथ जाता नहीं। मुझे क्या करना पड़ता है मालूम है, कि सीट के पीछे से इधर से हाथ डाल के पूरा निकालना पड़ता है। कभी कभी वो भी नहीं होता है, मुझे पूरा सीट पीछे खींच के फिर आगे से हाथ डाल के निकालना पड़ता है। तो या तो कुछ ऐसा सिस्टम रखो कि यहाँ पे गैप ही ना हो, जिसके अंदर जैसे कुछ अंदर घुसे ही ना, या तो फिर आप मतलब ठीक है, वही एक सोल्यूशन बचता है, और कुछ बचता भी नहीं कि कुछ चीज़ें वहाँ गिरे ही ना। और मुझे ये सेम चीज़ मुझे ये ड्राइवर सीट पे भी ऐसे ही लगती है। तो वो चीज़ हो गई है सीट के बारे में। एंड लाइट बंद कर देता हूँ एक बार। हाँ, एंड बाकी ऐसा कुछ मुझे इसमें कुछ ख़राब लगता नहीं है। बाहर की बात करें तो एक्सटीरियर की बात करें, कुछ बॉडी पैनल्स हैं एंड जो फिट एंड फिनिश का टाटा को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है ना, वो कहीं कहीं पे है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं है, कहीं कहीं पे है। और कहाँ पे प्रॉब्लम देती है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ अभी, तो चला जा। यस, तो बाहर के लिए सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो विंडशील्ड बनाया है टाटा ने, उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे अंदर काफ़ी सारे पत्ती के और वो सब हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऊपर उठाता हूँ, इसको साफ़ करने के लिए भी अगर हम लोग ऊपर उठाते हैं, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल होती नहीं। एंड यहाँ पे ना काफ़ी सारी पत्ती और वो सब है ना, जाके अंदर बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं। उनको निकालना भी काफ़ी, क्योंकि अपना हाथ तो जाता है नहीं अंदर, देखो हाथ जाएगा भी तो भी उसको पकड़ नहीं पाएंगे, तो वैसा है। तो अंदर काफ़ी गैप है, वो सारी चीज़ें भर के रुक जाएं, तो अपने को क्या करना पड़ता है कि हुड निकाल के उसको फिर साफ़ करना पड़ता है। तो वो एक चीज़ है, यहाँ पे वो फंसने वाली बात एक है। फिर ये तो हमारा डिलीवरी से था कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये लाइंड अप नहीं है एग्जैक्टली। तो ये तो मुझे अश्योर किया गया है कि जैसे हम लोग सर्विस सेंटर पे जाएंगे, वैसे ही हमें इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। हमारे इस प्रॉब्लम को वो सर्विस सेंटर वाले कर देंगे, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। एंड अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं, फिट का प्रॉब्लम कहाँ है,
यस, ये देखो, ये जो हम लोग का ये बोलते हैं ना जहाँ पे स्पॉइलर लगाते हैं लोग, ये अपना रियर बूट वाला जो पार्ट है, ये फिनिश देखो, ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना, ये देखो हल्का सा उठा हुआ है। बाय द वे ये हमने एक्सेसरी लगवाया तो इसका कोई इशू नहीं है। ये देखो हल्का सा उठा हुआ है। तो अब क्या होता है मालूम है कि अगर आई डोंट थिंक सो कैमरा दिख रहा है, ये सब जो दिख रहा है ना आपको, ये छोटी छोटी पत्तियाँ हैं जो घुसी हैं अंदर। मतलब अगर समझो जैसे हम लोग पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ा कर देते हैं ना, जैसे ऐसे ये सब पेड़ हैं, तो इसमें क्या होता है कि पत्ती सब गिरती हैं और जब हम लोग चलते हैं या पत्ती गिर गिर के ना इसमें अटक जाती हैं। अब इसको निकालने के लिए सिर्फ आपको प्रेशर वॉश फोकस करके उसमें निकालना पड़ता है, तो ये एक ख़राब बात है। तो मुझे ये गाड़ी में ये प्रॉब्लम आई है। अभी मैं सर्विस सेंटर जाऊंगा तो उनको ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि ऐसा ऐसा फिट एंड फिनिश का प्रॉब्लम पता चल रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे कि इसको खोलेंगे, इसको वापस से प्रॉपरली लगाने की कोशिश करेंगे एंड मुझे बराबर करके दे देंगे। तो उसका भी कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि टाटा वाले बोलते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, वो लोग सर्विस सेंटर वाले करके दे देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 2-3 चीज़ थी सिर्फ, और मुझे बाहर एक्सटीरियर में लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं लगी गाड़ी में। एक छोटा सा नोट है, आप गाड़ी को जब वॉश करोगे ना, तो वॉश करते टाइम है ना ध्यान देना कि ये जो पार्ट है ना, ये बना है एरोडायनामिक ड्रैग कम करने के लिए, यहाँ पे पीछे टायर्स के प्रेशर्स को रिलीव करने के लिए। तो बहुत होता है कि इसके अंदर मट्टी फंस जाती है, तो आपको जब वॉश करना है ना, तो उनको आपको बताना, डायरेक्ट करना है। अगर किसी प्रेशर वॉशर से करवा रहे हो आप, तो उनको डायरेक्ट करना है कि ये भी बहुत अच्छे से करें, या आप खुद करते हो तो आपको वो पता रहना चाहिए कि वो उसको अच्छे से अंदर से प्रेशर वॉश किया जाए, ताकि वो सब जो धूल मट्टी है सब निकल जाए। और यस, बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था कि जो पीछे वाला डोर है, ये पीछे वाले डोर में ना इधर मट्टी लग जाती है, न हो जाती है। मैं आपको इस सिचुएशन दिखाता हूँ। मैंने गाड़ी धुलाई नहीं है बाय द वे, गाड़ी अभी हो चुका है, 1 हफ़्ता हो चुका है, गाड़ी काफ़ी चल चुकी है पिछले बार धुलने से। आप देख सकते हैं ये सिचुएशन है। ऑफकोर्स अभी बारिश नहीं है तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि मड में क्या सीन होता है, लेकिन येस, यहाँ पे मट्टी आती है, मैंने नोटिस किया है। क्योंकि जब मैंने साफ़ किया है गाड़ी को, प्रेशर वॉश करता हूँ मैं, तो यहाँ पे ना मट्टी काफ़ी जम जाती है, तो उसको खोल के बराबर कपड़े से पोंछना पड़ता है, तभी वो निकलता है। तो ये एक चीज़ तो है भाई कि यहाँ पे क्लैडिंग कैसा है कि आप देखोगे ना, अगर ये जो क्लैडिंग है, ये क्लैडिंग कैसा है, दरवाजे का पार्ट है ना, तो इसके वजह से काफ़ी सारे धूल और मिट्टी जो टायर से निकलती है वो इधर से अंदर जा सकती है, इसके वजह से वो पीछे से चल लग जाता है। तो ये एक चीज़ है नोटिस करने वाली। नोटिस ऐसे ना हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स ये एक डिज़ाइन फ्लॉ मैं बोलूँगा, ये डिज़ाइन फ्लॉ तो है, ये इसको बेटर किया जा सकता था जो नेक्सन में आता है वैसा क्लैडिंग देके, कि क्लैडिंग अंदर ही हो, उसके ऊपर से इतना जो पार्ट है ये सिर्फ दरवाज़ा रहता तो बहुत ही अच्छा हो जाता। लेकिन अब टाटा ने ऐसा दिया है तो ठीक है, क्या कर सकता। अभी हम लोग जब बूट को हम लोग जब प्रेशर वॉश करते हैं या धोते हैं, तो अगर मैं इसको खोलूँगा ना, आप देख सकते हो अच्छे से कि ये जो पार्ट है ये पूरे सब, ये देखो, ये आई डोंट थिंक सो दिख रहा होगा, ये देखो, ये जो आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली वाटर ड्रॉपलेट्स के स्पॉट्स हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा बूट का पार्ट है, आप देखोगे तो इसमें पत्तियाँ भी आपको दिख रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि पेड़ के नीचे अगर गाड़ी खड़ी रहेगी तो पत्तियाँ अंदर घुस जाती हैं। तो एक चीज़ है कि वो लोग यहाँ पे आके लैंड होते हैं, लेकिन हम लोग अगर प्रेशर वॉश भी करते हैं गाड़ी को, तो पानी पूरा इसके अंदर आ जाता है। यहाँ पे पूरा पानी रहता है, यहाँ पे ये पूरा, एंड यहाँ पे भी पूरा गीला रहता है। तो अगर हम लोग प्रेशर वॉश करते हैं, उसके बाद हम लोग को जब कपड़ा मारना रहता है ना, हम लोग को ये पूरा खोल के अंदर भी कपड़ा मारना रहता है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा भी है वैसा। अगर इस पर कपड़ा नहीं मारा तो इस तरह के स्पॉट्स बन जाता है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ये तो धुल जाएंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक चीज़ है नोट करने लायक। एंड मैं जो आपको बता रहा था कि पत्तियाँ अंदर आ जाती हैं, वो यहाँ से ऐसे आ जाती हैं अंदर। आप देख रहे हैं ये जो गैप है ना, इसमें से आ जाती है पत्ती अंदर। अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखो, ये सब उसके अंदर से आ जाती है पत्ती। इसको इशू नहीं है, ये तो प्रेशर वॉश में निकल जाता है। लेकिन फिर भी नोट करने वाली बात है कि आपको यहाँ भी गाड़ी को धोना है अच्छे से, वरना ये चीज़ रह जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। और कोई ऐसी बाकी तो दिक्कत है नहीं। जो बूट है, मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। अभी जो रिव्यू वीडियो था ना, वो रिव्यू वीडियो में मैंने ये अच्छे से जेस्चर कंट्रोल जो सिस्टम है वो मैंने अच्छे से बताया नहीं था।
यस, जो रिव्यू वीडियो था ना उसमें ये जो जेस्चर टेल गेट है उसका मैंने अच्छे से जेस्चर करके नहीं दिखाया था, लेकिन अभी कैसा है कि मैं इसका एक ट्रिक समझ गया हूँ कि क्या करना। कि ऐसा इमेजिन करना है कि जैसे हम लोग गाड़ी से है ना, जैसे नीचे टाइल्स है तो हम लोग है ना 1-2 टाइल पीछे एक पैर रखें, एंड हम लोग जैसे फुटबॉल कैसा खेलते हैं, हम लोग पास देते हैं फुटबॉल में, साइड फुट पास देते हैं, वैसा हम लोग को साइड फुट पास देना है। तो अभी गाड़ी चालू है, मैं आपको बंद करके दिखा देता हूँ। ओके, तो गाड़ी बंद हो चुकी है एंड चाबी मेरे पॉकेट में है। एंड जैसे मैं आपको ये ट्रिक दिखाता हूँ कि मैं इतना डिस्टेंस पीछे रुक जाऊँगा एंड हम लोग साइड फुट पास देते हैं ना, वैसा मैं फुटबॉल वाला साइड फुट पास दे दूँगा। ये देखो, एक बार में हो गया हो। तो इसका ट्रिक ये है, ये इस तरह हम लोग को करना है, तो एकदम एकदम ही नहीं, क्या हर ही अटेम्प्ट में हो जाता है। अभी वापस से मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने 1-2 टाइल पीछे पैर रखा अपना और साइड फुट पास दिया, वो देखो हर बार हो जाता है। तो ये इसका जेस्चर कंट्रोल का ट्रिक है, इस तरह हम लोग कर सकते हैं। एक और चीज़ जो है मैंने नोटिस की है वो इसके रिक्वेस्ट सेंसर के बारे में है। तो अगर आप रिक्वेस्ट सेंसर का टेक्सचर देखोगे ना, ये टेक्सचर, ये ना बोल सकते हैं एक रबरी टेक्सचर है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज़ करने में बहुत ही अच्छा है। बट रबरी टेक्सचर होने की वजह से, मैं लाइट बंद कर देता हूँ, हाँ, पर रबरी टेक्सचर होने की वजह से इशू क्या होता है, लाइट में दिखेगा आपको कि ये जो बटन है, ये टेक्सचर है, इसमें ना धूल बहुत अच्छे से बैठ जाती है। तो आप अगर उसको टच करोगे ना तो आपको एकदम डस्टी फीलिंग आएगा, जो आपको अच्छा रहेगा नहीं यार, मतलब ऐसा फिंगर पे अच्छा नहीं लगता। तो वो चीज़ है। एंड अभी जैसे देख सकते हो आप, गाड़ी लॉक्ड है, मैं इसको बटन दबाऊंगा ना, और एक बार में होता नहीं है। मैंने एक बार दबा दिया अच्छे से, एक बार में हुआ नहीं, लेकिन मैं जब अच्छे से दबा के एकदम बराबर रखूँगा तभी वो होता है। देखो इधर मुझे टैक्टाइल फीलिंग आ गया था कि बटन दब गया, लेकिन हुआ नहीं था। लेकिन उसको एकदम अच्छे से बराबर दबाया तभी हुआ। अभी जैसे ही खुल गई गाड़ी तो मैं वापस से इसको दबाता हूँ, प्रेस करता हूँ। मैंने लाइटली प्रेस किया, देखो नहीं हुआ कुछ भी। एकदम अच्छे से दबा के मैं प्रेस करूँगा तभी होगा। तो ये एक चीज़ नोटिस करने वाली है, ये डेलिब्रेट डिज़ाइन है या ऐसा इसमें होता ही है, पता नहीं मुझे। लेकिन मैंने Hyundai Alcazar में ये चीज़ देखी थी कि उसमें अगर आपने हल्के से ही बटन दबा दिया ना तो हो जाता। तो आई डोंट थिंक सो डेलिब्रेट डिज़ाइन होगा, बट डेलिब्रेट डिज़ाइन होगा तो भी कोई इशू नहीं। तो ये सब चीज़ हो गई गाड़ी के प्रोज नहीं, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में जो अभी तक चलाने में मैंने नोटिस किए हैं। एंड और कोई सच चीज़ कोई है नहीं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आया हो या डाउट हुआ हो तो आप कमेंट्स में आप डाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि उसके जवाब दे दूँ मैं आपको। फ़िलहाल जो अभी आपने पहले के सारे वीडियोस में क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये था कि ये आपने वेबकैम को या डैश कैम को लगाया कैसे। तो सबसे ये जो डैश कैम है, ये है रेड टाइगर का एक मॉडल है। मैं आपको चाहिए तो लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में आपको डेटा दे दूंगा इसका। ये कैसा है कि ये इसके पास एक इंडोर कैमरा भी है, एक बाहर आगे का भी कैमरा है जो आगे 4K रिकॉर्ड करता है, अंदर का 1080p रिकॉर्ड करता है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए ये जो माउंट है ना, ये माउंट इसके साथ में आता है। इसमें ना ग्लू लगा रहता है, 3M का टेप लगा रहा, अपना स्टिकी टेप लगा रहता है। तो उसको कैसा है कि उसको पील ऑफ करने का, एंड जहाँ पे लगाना है वो लगाने का पोजीशन कैसे डिसाइड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो इसको जहाँ लगाना है ना, वहाँ पे पहले एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसको वाइप कर देने का। फिर वाइप करने के बाद में इसको इस तरह अच्छे से दबा के लगा देने का, फिर कभी निकलने ही नहीं वाला। बहुत ही रिजिड रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर ये जो वायर है, ये वायर इसी के साथ आती है। आप अगर देखोगे ना, मैंने थोड़ा अभी बाहर निकाल के रखा है आपको दिखाने के लिए। तो ये आप वायर देख सकते हो, ये वायर है, दिख रहा है आपको? तो हाँ, ये वायर है। ये पूरा उधर से मैंने राउट किया। यस, ये पूरा उधर से आया वायर, उधर से नीचे गया है, फिर यहाँ नीचे से लाते हुए अभी मैंने आपको निकाल के रखा हुआ दिखाने के लिए। फिर यहाँ पे ना एक नॉच है जहाँ से हम लोग अपने वायर्स निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा डिज़ाइन दिया है टाटा ने। ये सोच समझ के दिया है कि जो भी अगर यहाँ पे यूज़ करता है ना, जो भी यहाँ पे चार्जर्स यूज़ करता है, वायर यूज़ करता है। हाँ भाई, तेरे को नहीं बुलाया मैंने, टाटा बोला ना तो उसको लगा कि मैंने उसको बुला लिया। तुझे नहीं बुलाया भाई, तू बंद हो जा, चुपचाप चुप हो जा। तो यहाँ पे से फिर वायर निकाल के मैंने ये जो इसके साथ 12 वोल्ट सॉकेट वाला आता है कैसा, उसमें अपने को क्या है एडिशनल USB मिल जाता है, वो भी एक फ़ायदा है। तो वो मैंने इसमें लगा के रखा है।
तो जैसे ही मैं इसमें स्टार्ट बटन दबाता हूँ ना, ये जैसे इसमें पावर आता है ये डैश कैम चालू हो जाता है। एंड बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा चालू करके दिखाऊं, बंद हो गया क्या? हाँ, मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें जब मैं हिलाया ना तो वो थोड़ा बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये देख सकते हो, मैं लाइट बंद करके दिखा दूँ तो आप देखोगे तो ये आगे का भी रिकॉर्ड कर रहा है, पीछे का अंदर का भी रिकॉर्ड कर रहा है। एंड इसके साथ में ना पीछे का, गाड़ी के पीछे का भी रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ पे जो अपना रियर विंडशील्ड है उसमें भी लगाने का एक कैमरा भी है हमारे पास है, जो मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया। उसको भी मैं इसी तरह वायर राउट करके इंस्टॉल करने वाला हूँ। इसको कैसा है कि हम लोग उसके अंदर छुपा सकते हैं एकदम अच्छे से। इसको कैसा है, एकदम ऐसा चिपका के लगा के छुपा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये बात थी कि डैश कैम किस तरह लगा, तो इस तरह लगा दिया। तो यूट्यूब पे एक भाई ने पूछा कि रियर डोर पैनल पे नीचे मिट्टी घुस रही है क्या कर्व में? तो यस, घुसती है, लेकिन अभी मुंबई के बारिश में अभी तक गाड़ी चली नहीं है, तो उस हिसाब से बहुत ही कम घुसती है। इतनी भी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं है घुसती है, मतलब मेरी गाड़ी इतनी भी ज़्यादा मड में से नहीं गई है अभी। तो जैसे वो जाएगी गाड़ी तो मैं आपको उसमें बता दूंगा कि घुसती कि नहीं। हाँ, जितना अभी मैंने देख रहा हूँ कि वो पैनल पे मिट्टी लगती है, पानी लगता है जब हम लोग धोते हैं गाड़ी को, तो यस मैं बता सकता हूँ कि लगेगी, उधर घुसेगी। लेकिन ये है कि वो कैबिन में नहीं आता। कैबिन मतलब गाड़ी के अंदर नहीं आती है, क्योंकि वो जो डोर का जो वो लोग ने सीलिंग लगाया ना, जो सीलेंट लगा, रबर वाला सीलिंग लगा, उसके वजह से वो अंदर नहीं आएगी। लेकिन यस, वो डोर पे लगी रहेगी। अगर आप ध्यान से उतरोगे नहीं गाड़ी से, आपका ध्यान नहीं है, अगर आपका जीन्स या पैंट उसमें कुछ टच हो जाता है तो यस आपके पैंट में मिट्टी लग सकती है। वो एक डिज़ाइन फ्लॉ आप बोल सकते हैं हम लोग, ये उसके बारे में एक डिज़ाइन फ्लॉ है। तो मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिले हैं एडास के ऊपर कि एडास का वीडियो बनाओ कि उसका फंक्शनिंग क्या है, कैसा है, क्या है। तो यस, हम लोग एडास का एक वीडियो पे काम कर रहे हैं अभी। उसका एक प्रॉपर वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो रहेगा कि उसको किस तरह यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़ करना चाहिए, एंड कितने एक्सटेंट तक उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। ये एक चीज़ है, क्योंकि जो एडास लेवल 2 है ना, बीइंग एन इंडियन ड्राइवर बहुत मुश्किल होता है शुरू में कि एक गाड़ी के ऊपर ऑटोमेटिक पे ट्रस्ट कर देना कि हाँ ये गाड़ी अपने आप कर लेगी। ये ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि हमें आदत रहती है खुद से करने की सब। तो वो चीज़ को कैसे ओवरकम करना, कहाँ ट्रस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ पे हमें खुद एक्शन लेके काम करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग वो वीडियो में बात करेंगे। तो वो वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, उसमें हम लोग बात कर लेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे, अगर आपको थोड़ा बहुत देखना है एडास इन वर्किंग, तो हमारा जो अभी फिलहाल व्रजेश्वरी का पार्ट 1 ऑफ द व्लॉग है, उसमें आप देख सकते हैं हम लोग जब ऑन द वे थे मुंबई टू व्रजेश्वरी, तभी मैंने एडास के बारे में उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, आपको देखना है तो एडास में गाड़ी कैसे फंक्शन करती है, मैंने कैसे यूज़ किया, वो सब मैंने उसमें दिखाया था, आप तो उसमें देख सकते हैं। यस, तो एक क्वेश्चन है, can you please share AC cooling experience and range with AC and without AC? ओके, तो पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि हम लोग जो मुंबई के गर्मी में रहते हैं वहाँ पे हम विदाउट एसी तो बिल्कुल नहीं चलने वाले। एंड दूसरी बात, तो यहाँ पे जितनी, मतलब नॉट इन मुंबई बट इन जनरल, कि जितनी धूल रहती है बाहर, उस हिसाब से गाड़ी खुला रख के चलाने का भी कुछ सेंस बनता नहीं है, क्योंकि अंदर का जो इंटीरियर है वो काफ़ी लाइट इंटीरियर है। अगर आप गाड़ी का कांच खुला रख के चला रहे हो गाड़ी को, तो इसका मतलब है कि आपका इंटीरियर 100% गंदा होने वाला है, पूरी धूल अंदर जमने वाली है, सब होने वाला है। तो मैं तो भाई वो करता नहीं हूँ। जितना भी होता है गाड़ी एसी पे ही चलती है, खड़ी रहेगी तो भी एसी पे खड़ी रहेगी, अगर मैं अंदर बैठा हूँ तो, नहीं तो फिर गाड़ी बंद रहेगी। विदाउट एसी गाड़ी नहीं चल रही है अभी, मेरा फिलहाल सिचुएशन ये है। तो विदाउट एसी का जो रेंज है वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन यस, अगर मैं एसी बंद करूँ तो मुझे इस पे रेंज मीटर पे कितना दिखाता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यह है कि मैं वो उस पर भरोसा करता ही नहीं हूँ, मैं देखता ही नहीं हूँ। अगर आपको मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो इसमें जो रेंज बता रहा है ना, ये वाला, ये जो लेफ्ट में रेंज बता रहा है, वो वाले मीटर पे मैं भरोसा ही नहीं करता हूँ भाई। क्योंकि अगर आप अपने अभी जैसे देखा, मेरी 70% बैटरी बची है एंड मुझे सिर्फ 238 किलोमीटर्स का रेंज बता रहा है। वो इसके लिए है क्योंकि मैंने जितनी भी गाड़ी चलाई है 50-60-70% है वो सिटी के अंदर चलाई है, उसमें एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था। तो गाड़ी क्या करती है कि जितना किलोमीटर मैं चला हूँ, वो किलोमीटर में मेरा एवरेज कंजम्पशन कितना हुआ है, उस अकॉर्डिंगली मुझे आगे का रेंज बता रहा।
तो मतलब है कि गाड़ी ने 1400 किलोमीटर का डेटा ले लिया अपने पास, एंड उसमें जितना एनर्जी मैंने कंज्यूम किया गाड़ी चलने में, वो एनर्जी कंजम्पशन के हिसाब से मुझे आगे का रेंज बता रहा है, जो बहुत गलत है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी निकल जाता हूँ कोई नेशनल हाईवे पे या एक्सप्रेस वे में, जहाँ पे मुझे ना ज़्यादा स्टॉपेजेस पड़ते हैं, ना ज़्यादा स्लोइंग डाउन स्पीडिंग अप करना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि मैं क्या करता हूँ कि ये जो बीच में एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है ना, मैं आपको लाइट निकाल के दिखा देता हूँ। ये जो एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है बीच में दिखा रहा है, ये बहुत हाई है, क्योंकि ऑफ कोर्स गाड़ी काफ़ी टाइम से खड़ी रही है और वो सब है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ट्रिप ए का, ये ट्रिप बी का है। मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही मैं कोई लंबे राइड पे निकलता हूँ तो ट्रिप बी को रीसेट कर देता हूँ। ट्रिप बी रीसेट करने के बाद में इसमें फॉर एग्जांपल मुझे एवरेज एनर्जी कंजम्पशन 175 दिखा रहा है, जो ऑफकोर्स सिटी में चलने की वजह से बहुत हाई है, लेकिन ये मेरा रहता है अप्रॉक्सीमेटली 140-150 के रेंज में। एंड जैसे ही मैं हाईवे पे जाता हूँ एकदम ही एफिशिएंटली चलाऊँगा मैं, एकदम ही मतलब बहुत ही आराम से चलाऊँगा गाड़ी, ना ज़्यादा स्पीड अप करना है ना कुछ करना है। एडास पे गाड़ी चलेगी तो ऑफकोर्स वो होता है। तो वो सिचुएशन में मेरा एवरेज एनर्जी कंजम्पशन 137-138 तक भी पहुंच जाता। तो जब 138-137 एनर्जी कंजम्पशन पहुंचे एवरेज अपने ट्रिप का, ठीक है, ट्रिप का मतलब क्या है कि जब मैंने 100% चार्ज किया गाड़ी को, फिर मैं जब ट्रिप ए को रीसेट करता हूँ तो वो 0 हो जाता है। फिर उसमें जितना दिखा रहा है वो मेरा एक्चुअल रेंज होगा। तो वो कैलकुलेट कैसे करना है मैंने आपको एक्चुअली व्रजेश्वरी वाले व्लॉग में ही बताया, पार्ट 2 में, अगर आप तो देखना तो उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इधर वापस से बता देता हूँ कि वो कैसे होता है। जैसे मेरा अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा एवरेज एनर्जी कंजम्पशन 140 का है, तो 140 का मतलब क्या है कि मैं आपको कैलकुलेटर में बता देता हूँ कि हमारा जो बैटरी पैक है, हमारा जो गाड़ी का बैटरी पैक है वो है 55,000 वाट आवर का, ठीक है, 55 किलो वाट आवर, तो 55,000 वाट आवर हुआ। एंड अगर हमारी गाड़ी 140 वाट आवर पर किलोमीटर ले रही है, ठीक है, ऑन एवरेज, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं बाय 140। ये हम लोग एक्चुअल रेंज निकलेगा वो पर्टिकुलर ट्रिप में या वो पर्टिकुलर सिचुएशन में। ये जो रेंज बताता है ना, ये बहुत ही गलत बताता है। अभी फॉर एग्जांपल मेरा ट्रिप है पिछले गाड़ी के पिछले चार्ज से, वो अबाउट मैं 80 किलोमीटर चलाऊँ, एंड वो 80 किलोमीटर में मैंने 197 वाट आवर खाया। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने 55,000 को 197 से डिवाइड किया तो मेरा 280 का रेंज आएगा टोटल, ठीक है, टोटल। एंड ये मुझे 237 ऑन 69% बैटरी पे मुझे बता रहा है, तो ये गलत है ऑफकोर्स। तो आपको कैलकुलेट इस तरह करना, ये जो रेंज बता रहा है ना वो अज्यूम कर रहा है कि आपने जितना एनर्जी कंजम्पशन पहले पिछले 1400 किलोमीटर में किया है आगे भी आप उतना ही करोगे, लेकिन एक्चुअली राइट कैलकुलेशन इस तरह रहेगा। तो आप ये चीज़ आपको पता चल गया तो आप ये आराम से अभी कर सकते हो। तो ये सब कुछ था टाटा कर्व ईवी के 1000 किलोमीटर के एक्सपीरियंस के बारे में। इसमें अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस हो, आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जानना है, या आपको कोई एकदम ही छोटी सी चीज़ जानना है, या उसका क्वेश्चन है जो अगर मैंने मिस कर दिया आपको बताने में, तो आप क्वेश्चन आप ऑफकोर्स कमेंट्स में पूछ सकते हो, फील फ्री। उसका नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा या कुछ रहेगा तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा है। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो देखने में तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम जो व्लॉग्स बनाते हैं, जो हम लोग ईवीज़ का एक्सपीरियंस हम लोग जो शेयर कर रहे हैं आपके साथ, तो अगर आपको उसको देखने में इंटरेस्ट है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल नोटिफिकेशन दबा सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे सारे अपलोड्स पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।